हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश फेसबुक पेज पे मैं इसके पीडीएफ को सेंड करता हूं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहले है कि किस राज्य द्वारा सांस अभियान शुरू किया गया। सांस SAANS कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अब सांस अभियान शुरू किया है? तो ये राज्य बना है अब मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही रहेगा। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना है कि जिसने अब सांस नामक अभियान शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी। अब हम बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारियां प्राप्त करते हैं। जैसे कि इस अभियान को मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसके अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिशुओं में निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करना। कि जो शिशु है, जो बच्चे होते हैं, उनमें निमोनिया के कारण लगातार मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है। अब उस मृत्यु दर को कम करना ही सांस नामक अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए क्या होगा कि लगभग 4000 स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। और यहां से देखिएगा, सांस के बारे में हमने बात करी है, तो अगर हम इसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इस प्रकार से ये जानकारी हमने इस पहले प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अब अगला प्रश्न है कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना किसके द्वारा करी गई है? तो भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की जो घोषणा है वो करी गई है ONGC के द्वारा। ONGC यानी कि ऑप्शन ए के द्वारा अब ये घोषणा करी गई है। तो यहां से ये जानकारी हमने यहां से मिली है। उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारियों की तरफ। जैसे कि ONGC क्या है? ये तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ये इसकी हिंदी में फुल फॉर्म होती है। कहां पर स्थापित करने की घोषणा करी है? तो ये घोषणा करी है लद्दाख में। वर्ष 2022 के अंत तक ये लद्दाख में स्थापित कर दी जाएगी। इसके बाद में लद्दाख से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो राधाकृष्ण माथुर, RK माथुर जो है वे लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। उसके बाद बढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारियां। जैसे कि भूतापीय ऊर्जा क्या है? भूतापीय ऊर्जा जो है ये एक नवीकरणीय है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले गर्मी से शक्ति उत्पन्न कर सकती है। और जैसे कि पेट्रोल है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, उनकी तरह ये काम नहीं करती है, बल्कि ये 24 घंटे साल के 365 दिन काम कर सकती है। इसके द्वारा 24 घंटे 365 दिन भी ऊर्जा उत्पन्न होती रहेगी। जैसे सौर ऊर्जा केवल दिन में उपलब्ध होती है, ऐसा इसमें सिस्टम नहीं होगा। अब कोयले और तेल की तुलना में ये 80% कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है। यानी कि हमारे पर्यावरण को ये है और गैसों से, कोयले से, तेल से 80% कम ये क्षति पहुंचाती है। तो इसके बारे में ये जानकारियां थी। अब ये बात देखिएगा कि ये ONGC द्वारा शुरू करने की घोषणा करी गई है। तो ONGC के बारे में हम थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं ONGC की फुल फॉर्म। ONGC की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है शशि शंकर जो है वे इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। इसके बाद में बात करते हैं इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न से हमें पूरी जानकारी मिलती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आता है। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि जनरल के एस थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? KS थिमैया जो थे भारत के जनरल रह चुके हैं और अब उनके संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका यहां से सही होगा। अब हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अब ये घोषणा करी गई, इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में बात करते हैं कि
जनरल खिमैया जो थे वो 1957 से 1961 तक देश की सेना के अध्यक्ष भी रहे हैं और उनके पैतृक घर जो है, उनके पैतृक घर को सनी साइड भी कहा जाता है। तो ये जानकारी हमने इस प्रश्न से पूरी तरह से पढ़ ली है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट योजना है कि लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड किस राज्य द्वारा जारी किया गया है। लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जो है वो किस राज्य द्वारा जारी किया गया है। तो अब ये जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य यानी कि ऑप्शन डी जो है इसके द्वारा जारी करने की घोषणा करी गई है, ये जारी करने की बात कही गई है। इसके बारे में बात करें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि जो भूमि विवाद होते हैं, भूमि से संबंधित झगड़े होते हैं, जो लड़ाइयां होती है, उन सभी भूमि विवादों के मामलों की जांच करना और निपटारा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके द्वारा जितनी भी जमीन है उस पूरी जमीन की अलग से कोड के द्वारा पहचान निर्धारित कर दी जाएगी। जिस प्रकार से मनुष्य का, आदमियों का आधार कार्ड बनता है, उसी प्रकार से अब जमीन का भी पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और जमीन का आधार कार्ड बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जानकारी हमें यहां से मिली। लेकिन देखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी करी गई है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी बातें पढ़े, जैसे कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो 24 जनवरी 1950 में। राजधानी कहां है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ। यहां से एक बात और जानकारी मिलती है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद बढ़ते हैं कि इसके मुख्य सचिव के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव है राजेंद्र कुमार तिवारी और पुलिस महानिदेशक कौन है? तो हितेश चंद्र अवस्थी जो हैं वे उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आता है कि जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये जो अवार्ड है ये देश के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जानकारी पहले प्रश्न से हमें मिलती है, उसके इस प्रश्न से हमें मिलती है। उसके बाद देखिएगा थोड़ी जानकारियां और भी कि ये तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 जनवरी का अवार्ड दिया गया जो पुरुषों का, वो तो भारतीय बल्लेबाज विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को दिया गया है। लेकिन अगर हम महिला की बात करें, विमेन की बात करें, तो ये शबनीम इस्माइल को दिया गया है जो कि दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेटर हैं। अब ये घोषणा तो आईसीसी के द्वारा करी गई है, तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी अगर हम बात करें आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसका, दुबई में इसका मुख्यालय है। तो ये जानकारी हमें यहां से मिलती है। उसके बाद है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है कि 6 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज देश बना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, जो ऑप्शन आपको सही लगे वो आपने जरूर बताना है। और उसके बाद बताते हैं कि आप लोगों की जो पुस्तक है वो बहुत जल्द 2-3 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी, ताकि आपको वो पुस्तक मिलती रहे। मैंने 5 लोगों के नाम बताए थे, जब आप लोगों की बुक मिल जाएगी तो आप लोग फोटो भेजिएगा, ताकि मैं आपकी फोटो को फेसबुक पर और अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव करके दिखाऊं। उसके बाद अगला कल के प्रश्न की बात करते हैं। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये इकबाल सिंह चहल को ये सम्मान दिया गया है। बात करते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न आज का है कि आईडीएफसी फ्लोटिंग रेट पर लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा करी गई है। तो ये आईडीएफसी फ्लोटिंग रेट पर लॉन्च करने की जो घोषणा है ये आईडीएफसी म्यूचुअल फंड यानी कि ऑप्शन डी के द्वारा करी गई है। तो यहां से इसके बारे में अगर हम पढ़ें थोड़ी बातें, तो जैसे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा घोषणा करी गई है, ये मुख्य रूप से फ्लोटिंग रेट
इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने वाली ओपन एंडेड इन योजना है। और अगर हम आईडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें तो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है इसकी ये आईडीएफसी लिमिटेड का एक हिस्सा है जिसे वर्ष 1997 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि तारकीय उत्पादों के तहत संपत्ति प्रदान करना, इक्विटी फंड, ऋण निधि और अन्य श्रेणियां इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 7वें प्रश्न की ओर। अब 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि राष्ट्रीय बागवानी मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मेले का उद्घाटन की अगर हम बात करें तो ये किया गया है रविशंकर गुरु के द्वारा। रविशंकर के द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मेले का उद्घाटन जो है वो किया गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगर हम बात करें रविशंकर गुरु जी की तो वे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के से संबंध रखते हैं और उनके द्वारा अब राष्ट्रीय बागवानी मेले का उद्घाटन भी किया गया है। बात करते हैं इसका आयोजन कहां पे हुआ, तो बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ। और किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन जो है ये भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य है कि किसानों को सफल उद्यमी बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि कोबरा कमांडो यूनिट में पहली महिला टीम शामिल हुई है। तो कोबरा कमांडो यूनिट में पहली महिला टीम कौन सी शामिल हुई है, तो इसमें है 34th सीआरपीएफ महिला टुकड़ी, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका यहां से सही रहेगा। इसके बारे में बात करते हैं कि सीआरपीएफ की जो महिला विशेष टुकड़ी है इसके दल का नाम है जंगल युद्ध कमांडो बल कोबरा। उसके बाद बात करते हैं कि कोबरा कमांडो यूनिट के बारे में, तो इसे खुफिया आधारित जंगल युद्ध संचालन के लिए वर्ष 2009 में सीआरपीएफ के तहत स्थापित किया गया था। और इससे पहले यह बल एक अखिल पुरुष इकाई थी जिसमें अब महिलाएं भी शामिल होने लगी। सबसे पहले तो ये पुरुषों की इकाई थी, लेकिन जब 2009 में इसकी स्थापना करी गई थी तो केवल ये पुरुषों की इकाई थी, लेकिन अब 2021 में इसमें महिला भी शामिल कर ली गई है। इसके बाद बात करते हैं कि कोबरा की जो कश्ती है उसमें उत्तर पूर्व राज्यों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए भी ये तैनात है। उसके बाद कादरपुर गांव में महिलाओं के टुकड़ी को शामिल करने के लिए भी समारोह का आयोजन भी किया गया था। तो ये जानकारी मैं आपके लिए यहां से लेके आया हूं। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आता है कि 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने। वैसे तो भारत में कुल 6 गेंदबाज हो गए हैं अब जिन्होंने 300 टेस्ट विकेट लिए हैं, लेकिन तीसरे तेज गेंदबाज की बात कर रहे हैं तो तीसरे तेज गेंदबाज बने हैं ईशांत शर्मा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही रहेगा। उसके बाद देखिएगा कि ये भारतीय तेज गेंदबाज है और छठे भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं और तीसरे तेज गेंदबाज बने हैं। कुल छठे गेंदबाज और तीसरे तेज गेंदबाज है इस प्रकार से हैं। और अन्य 5 कौन कौन गेंदबाज हैं, तो अनिल कुंबले जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। उसके बाद आते हैं कपिल देव जो कि तेज गेंदबाज है, हरभजन सिंह स्पिनर है, रविचंद्रन अश्विन स्पिनर है और जहीर खान जो है वे भी तेज गेंदबाज है। तो कपिल देव और जहीर खान के बाद में तीसरे तेज गेंदबाज जो बने हैं वो है ईशांत शर्मा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे आखिरी प्रश्न की ओर कि टेनिस ग्रैंड स्लैम में शामिल होने वाली 5वीं भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये बनी है अब ऑप्शन ए अंकिता रैना। अंकिता रैना जो है वो टेनिस ग्रैंड स्लैम में शामिल होने वाली 5वीं भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी और, जैसे कि जो अंकिता रैना है वो इस उपलब्धि को हासिल करने वाली 5वीं महिला खिलाड़ी बनी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन के डबल्स इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है। और इससे पहले कौन कौन हो चुके हैं 4, तो निरुपमा माकंड, निरुपमा वैद्यनाथ, सानिया मिर्जा और शिखा उबरोई, ये 4 महिला खिलाड़ियां हो चुकी है। उसके बाद ये सारी जानकारी हमने आज की वीडियो से पढ़ी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के पूरी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।